जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम को लेकर पिछले कई दिनों से स्पेकुलेशंस जो थी वो मीडिया में थी और अलग अलग तरह से मीडिया में चीज़ों को पेश किया जा रहा था। कभी उनको यूनियन होम सेक्रेटरी लगाया जा रहा था, कभी उनको OST इन होम मिनिस्ट्री लगाया जा रहा था और फाइनली आज जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन यानी DOPT की तरफ से एक ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर में उन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लगाया गया है और ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है और साथ में ही अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने उन्हें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अनूप वाधवान 13 जुलाई 30 जून 2021 को वो रिटायर होंगे। अनूप वाधवान जो 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं वो 30 जून 2021 को रिटायर होंगे। उनकी रिटायरमेंट के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम टेक ओवर करेंगे कॉमर्स डिपार्टमेंट को और कॉमर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे। ये ऑर्डर आज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इशू किया है। BVR सुब्रमण्यम की जगह कौन लेगा, जम्मू कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, इस पर स्पेकुलेशंस बहुत तरह की हो रही हैं और स्पेकुलेशंस के बीच में बहुत सारे नाम भी जो है वो उन पर डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं और उनमें से एक नाम चुना गया है। वो नाम शाम तक जो है वो पब्लिक हो जाएगा और आप लोगों तक भी अलग अलग माध्यमों के जरिए और स्ट्रेट लाइन के जरिए भी पहुंचेगा। BVR सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी 23 जून 2018 को बने। उन्होंने उस समय के चीफ सेक्रेटरी भरत भूषण व्यास को रिप्लेस किया और उस समय के चीफ सेक्रेटरी BB व्यास को उस समय के गवर्नर और उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य के गवर्नर NN वोहरा का एडवाइजर बनाया गया और BVR सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी बनकर जम्मू कश्मीर 23 जून 2018 को आए। 1987 बैच के IAS ऑफिसर, छत्तीसगढ़ कैडर के IAS ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम ने लगभग 3 साल का टेन्योर, अगर आप 23 जून 2018 से 23 जून 2019, 23 जून 2020 और 23 जून 2021 उनको 3 साल होते, 2 साल और कुछ महीने जो जम्मू कश्मीर में लगाए उसमें उन्होंने तारीख को अपनी आंखों से बनते देखा। सबसे बड़ी तारीख ये कि इन्हीं के टेन्योर में, इन्हीं के दौर में 5 अगस्त 2019 हुआ जब जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में बदला गया। इन्हीं के टेन्योर में आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया। इन्हीं के टेन्योर में आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया गया। इन्हीं के टेन्योर में 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी बन गया और सेंटर के तमाम कानून जो है वो जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल हो गए। इन्हीं का टेन्योर है जिस टेन्योर में जम्मू कश्मीर में सख्त से सख्त कर्फ्यू जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर के लोगों ने देखे और ये इन्हीं का टेन्योर था जिस टेन्योर में आर्टिकल 370 एब्रोगेट भी हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को कैद में भी रखा गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया गया, गिरफ्तार भी किया गया और लंबे लंबे समय तक लोग जो है वो गिरफ्तार भी रहे। ये सब कुछ इनके टेन्योर में हुआ और इन्हीं के टेन्योर में यह भी हुआ कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद जो अलग अलग तरह के खदशात थे कि जम्मू कश्मीर में इतने लोगों की मौत होगी, ये होगा, वो होगा, वैसा कुछ भी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। इन्हीं का टेन्योर था जिस टेन्योर में लगातार लगभग 5 अगस्त 2019 से लेकर 2021 फरवरी तक जम्मू कश्मीर ने मोबाइल इंटरनेट में 4G के ऊपर एक लंबा चौड़ा प्रतिबंध का समय भी देखा। इन्हीं का टेन्योर है इस 3 साल का जिस टेन्योर में जम्मू कश्मीर में डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो मुमकिन हो पाया और डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इतना हुआ कि जब दरबार मूव करने का वक्त आया तो एक ऑर्डर इशू किया गया कि कुल 10 ट्रकों में सामान जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो जम्मू से कश्मीर शिफ्ट होंगी और बाकी और कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा। बाकी फाइल का मूवमेंट जो है वो सिविल सचिवालय में ऑलरेडी हो रहा है। इन्हीं के टेन्योर में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटाइज हुए और बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हुए हैं और ये इन्हीं का टेन्योर है कि मार्च 2020 से लेकर आज मई 2021 तक 2 कोविड की वेव्स आई। पहली वेव आई, पहली वेव में भी
जम्मू कश्मीर ने एक स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन, चूंकि वो तो सेंटर से लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन को यहां भी एक्सटेंड किया गया और एक लंबा चौड़ा लॉकडाउन का समय भी देखा, उसमें स्ट्रिक्टनेस भी देखी, बहुत सारी परेशानियां भी यहां के लोगों ने देखी। उसके बाद अब ये सेकेंड वेव आई है। इस सेकेंड वेव में भी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो या श्रीनगर हो, दोनों जगह कोविड-19 के कारण लोगों की मौत हो रही है। जबरदस्त प्रेशर सरकार के ऊपर है। उसके बीच में सरकार जो कुछ मुमकिन हो रहा है, जो कुछ पॉसिबल हो रहा है, वो सब कुछ सरकार कर रही है। और इसमें भी कोविड की इस वेव में भी लगभग हर दिन आपको चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम मीटिंग्स करते हुए, सेक्रेटरी से बात करते हुए और कुछ न कुछ कामकाज करते हुए नजर आए। सिविल सचिवालय में काम करने वाले हर अफसर का यह कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि BVR सुब्रमण्यम एक बेहतरीन, ईमानदार और कैपेबल ऑफिसर थे। उन्होंने सिविल सचिवालय की जो वर्किंग कल्चर है, उस वर्किंग कल्चर में बहुत बड़ा बदलाव आया। लेकिन एक इल्जाम भी जो अक्सर और बेशतर इनके ऑफिसर्स जिनके साथ ही मीटिंग्स लेते रहे हैं, उन मीटिंग्स में बैठने वाले अफसर ये इल्जाम भी लगाते हैं कि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम किसी की सुनते नहीं थे। यानी जो उन्होंने कहा वो हरफ आखिर, लेकिन अगर आगे से किसी ने कुछ कहा कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसमें इस तरीके से होना चाहिए, तो उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता था। और कुछ लोगों ने यहां तक इल्जाम लगाए कि जी हमारी ट्रांसफर इसलिए कर दी गई क्योंकि हमने चीफ सेक्रेटरी साहब कहीं मीटिंग ले रहे थे और मीटिंग के बीच में हमने कोई बात कह दी, उनको ठीक नहीं लगी तो हमारा ट्रांसफर हो गया। तो ये कुछ इल्जामात भी उनके ऊपर लगे। ये भी कहा गया कि उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया था सारी की सारी वर्किंग को, और सेंट्रलाइजेशन का नतीजा ये था कि कई बार ऑर्डर्स जो है उनमें लैंग्वेज में गलतियां हुई और कुछ गलतियां हुई। ये कुछ इल्जामात भी उन पर लगे। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जम्मू कश्मीर का सबसे मुश्किल तरीन दौर, जम्मू कश्मीर की तारीख का वो दौर जो तारीख का हिस्सा बन चुका है, उस दौर में जब तारीख लिखी जाएगी और पूछा जाएगा कि चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो कहा जाएगा कि BVR सुब्रमण्यम थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की अमेंडमेंट और आर्टिकल 35A का एब्रोगेशन देखा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में यह इंश्योर किया कि आर्टिकल 370 की रिएक्शन में कुछ ऐसा ना हो जिससे पूरे मुल्क को जो है इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, वो इंश्योर किया उन्होंने। यानी ना ही आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद को बड़े जल से जुलूस देखने को मिले, बड़े हंगामे देखने को मिले, पुलिस को लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ी हो या ज्यादा कुछ सख्ती करने की जरूरत पड़ी हो, उस सख्ती की ज्यादा जरूरत जो है वो नहीं पड़ी। और उसके बाद उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि फिर DDC के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, BDC के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, पंचायत के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए। ये सब कुछ आर्टिकल 370 के अमेंडमेंट के बाद हुआ। और DDC के चुनावों में सब कह रहे थे कि जी पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जम्मू की हो, कश्मीर की हो, दोनों फंक्शनल रही, दोनों को ताकतवर बनाने का काम जो है वो भी इसी दौरान में हुआ। म्युनिसिपल कमिटीज को ताकतवर बनाने का काम भी इसी दौर में हुआ। ये सब कुछ BVR सुब्रमण्यम के इस टेन्योर में हुआ और तफसीलात जो है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अब मामला ये कि अब जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बात इसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर जो नाम इस वक्त सामने हैं, जिन नामों के ऊपर मैं और आप गौर कर सकते हैं, सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है वो सरकार जानती है। और केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अक्सर और बेशतर ये पिछले इतने सालों से जो चलता आ रहा है, उसमें एक चीज बड़ी खास है। वो खास है कि सरप्राइज, दे ऑलवेज स्प्रिंग अ सरप्राइज। आप स्पेकुलेट कर लेते हैं, ये लगे ये चीफ सेक्रेटरी होगा, वो चीफ सेक्रेटरी होगा, और बाद में शाम को जब ऑर्डर आता है ऐसा नाम होता है कि आप कहते हैं भाई ये कहां से आ गए। इसी तरीके से जब जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की बारी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस किया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0 के बराबर थी। लेकिन अचानक एक ऑर्डर आया जिस ऑर्डर के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को यहां से शिफ्ट किया गया और कैग ऑफ इंडिया बनाया गया। और मनोज सिन्हा जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ताकतवर और कद्दावर नेता थे और जो एकमात्र ऐसे नेता थे जो योगी आदित्यनाथ को आने वाले वक्त में किसी भी समय टक्कर दे सकते थे, और जिनके लिए यह कहा जा रहा था यूपी के, जब भाजपा ने चुनाव जीते, कि वो यूपी के भावी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और तय भी हो चुका था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आनंद फानन एंड में कोई ऐसी बात हो गई कि केशव प्रसाद मौर्य निकल आए, योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। वरना अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा नाम ढूंढने की कोशिश करें तो मनोज सिन्हा से बड़ा नाम कोई भी नहीं है।
तो वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए और आप देख ही रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद वो भागदौड़ बहुत कर रहे हैं। तो अब जो नाम है वो मैं पढ़ता हूं। पीके त्रिपाठी जून 2024 में रिटायर होंगे। 1987 बैच के जम्मू कश्मीर का जो कैडर था उसके आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में इस वक्त। दूसरे 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज में इस समय सेक्रेटरी हैं। अक्टूबर 2022 में वो रिटायर होंगे। सुधांशु पांडे वो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद संदीप नायक 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, एमडी हैं, नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जुलाई 2023 में इनकी रिटायरमेंट होगी, वो भी एलिजिबल हैं। अरुण मेहता 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी एलिजिबल हैं। इस समय फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस है जम्मू कश्मीर में, और इनके बारे में ये खास है कि ये फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस हैं और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये करते हैं, ये कहते हैं इंचार्ज बना दो लेकिन ट्रांसफर नहीं करनी, क्योंकि ट्रांसफर अगर की तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद अटल डुल्लू हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, एलिजिबल हैं, वो भी चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के बन सकते हैं। उमंग नरुला 1989 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, इस समय एडवाइजर हैं लद्दाख के गवर्नर के, वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन हॉट कंटेंडर्स हैं या यही कंटेंडर हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये एलिजिबल हैं सारे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए आपको 30 साल की सर्विस टेन्योर आपका होना चाहिए। वो 30 साल का सर्विस टेन्योर लगभग इन सभी लोगों का है, और ये सभी लोग चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए जम्मू कश्मीर में एलिजिबल हैं। अगर तो आप पूर्व आईएएस अफसरों की बात करें, उनसे जब आप बात करके पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह का काम बीवीआर सुब्रमण्यम ने किया है, उस काम को देखते हुए नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, तो वो आपको ये कहते हैं कि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कोई ऐसा आदमी जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनकर जाए जो जम्मू कश्मीर कैडर का रहा हो, जम्मू कश्मीर को जानता हो, जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स से उसकी वाकफियत हो। वो अगर जाता है तो उसके जाने से जम्मू कश्मीर में जो ऑलरेडी काम चल रहे हैं या जो जहां पर बीवीआर सुब्रमण्यम छोड़कर जा रहे हैं वो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कहते हैं दो ही नाम हैं, पीके त्रिपाठी या सुधांशु पांडे। दो में से कोई एक जो है वो चीफ सेक्रेटरी की चॉइस हो सकता है। सुधांशु पांडे के पास अक्टूबर 2022 तक का टेन्योर है, तो साफ तौर पर 1 साल से ज्यादा का टेन्योर उनके पास नहीं है। लेकिन अगर पीके त्रिपाठी की बात करें, जून 2024 में वो रिटायर होंगे, तो एक लंबा चौड़ा टेन्योर उनके पास है, वो भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप इन दोनों ऑफिसर्स की ईआर शीट देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड शीट ये दिखाता है कि ना ही पीके त्रिपाठी ने कभी होम विभाग को संभाला है और ना ही कभी सुधांशु पांडे ने होम विभाग को संभाला है। दोनों ऑफिसर्स में से सुधांशु पांडे को एक प्लस ये है कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में रहे हैं, डेवकॉम जम्मू रहे हैं, और उसके अलावा पावर सेक्रेटरी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और इस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी एक लंबे चौड़े समय तक रहे, और इस समय भी वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज में बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार एक नॉर्मल स्टेट की दृष्टि से नहीं देखता। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार देखती है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक स्टेट, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक यूनियन टेरिटरी की नजर से। स्ट्रैटेजिक यूनियन टेरिटरी का क्या मतलब है कि बॉर्डरिंग पाकिस्तान, जहां से टेरर इंपोर्ट हो रहा है, जहां से टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है, यहां टेररिस्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां से पाकिस्तान को काउंटर करना है। उसके बाद सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को काउंटर करना है। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम के टाइम में जिस तरीके से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में तालमेल जो देखने को मिला, उस तालमेल को कंटिन्यू रखने का काम करना है। अब क्या उस तालमेल को कंटिन्यू रखने का काम सुधांशु पांडे और पीके त्रिपाठी कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये भी जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट की है, जब वो बैठेगी और सोच विचार करेगी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जब उन्होंने सोच विचार किया होगा, तो इस चीज पर भी नजर दौड़ाई होगी कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है विज़ फाइट अगेंस्ट टेरर, विज़ फाइट अगेंस्ट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जम्मू कश्मीर में प्रायोरिटी है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, प्रायोरिटी है सेपरेटिज्म को एड्रेस करना, प्रायोरिटी है टेररिज्म को एड्रेस करना, प्रायोरिटी है पाकिस्तान जो हमारी नेबरिंग स्टेट है, उस नेबरिंग स्टेट के
एम्स एंड एम्बिशंस को विज़ जम्मू कश्मीर एंड विज़ हमारे देश, उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज और प्लान्स जो बनाए जाएंगे उनको आगे चलाना। तो उसके लिए कौन सूटेबल चॉइस होगा, वो तमाम चीजें हैं जो वे करती हैं जिस समय आप जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी अब चुनते हैं, क्योंकि अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। और कौन सी यूनियन टेरिटरी है? जिस यूनियन टेरिटरी में कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल अभी भी जब मांग कर रहे हैं कि आप 370 को रिस्टोर करें, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दे दें। और जम्मू में भी कई राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं स्टेटहुड जल्द वापस होनी चाहिए। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि विज़ कश्मीर पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की सरकार हो, ISI हो, आर्मी हो, उनकी टेंडेंसीज में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं BVR सुब्रमण्यम ही वाज द वन जो इन सब चीजों की सिंक्रोनाइजेशन और इन सब चीजों की कोऑर्डिनेशन को इंश्योर कर रहे थे। तो उससे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का काम आसान हो गया था कि आपको सिर्फ क्या करना है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखना है, दौड़ना है, भागना है, लोगों के बीच में बैठना है और कोशिश करनी है कि जो आम लोग हैं वो आम लोग सरकार के करीब आए, अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां आवाम जो है वो सरकार के साथ साझा करे। और वो जो एक आम आदमी और सरकार के बीच में वो जो एक बहुत बड़ा खला बन गया था, बहुत बड़ी स्पेस बन गई थी आफ्टर अमेंडमेंट टू आर्टिकल 370, उसको पुर किया जाए। वो उस चीज के लिए तभी एक पॉलिटिकल गवर्नर पहली बार जम्मू कश्मीर में बनाकर भेजे गए मनोज सिन्हा। तो वो उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं और वो दिखता है कि वो जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना। अब दो नाम ऐसे हैं जिन नामों के पास वो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक नाम है नरेश कुमार चौहान, ये अरुणाचल कैडर के IAS ऑफिसर हैं, AGMUT कैडर के IAS ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं इस समय अरुणाचल प्रदेश के। और दूसरी तरफ हैं सत्यगोपाल। ये नाम पहले भी आज से मुझे लगता है ज्यादा नहीं लेकिन 6 महीना पहले स्ट्रेट लाइन पर भी हमने डिस्कस किया था कि सत्यगोपाल एक नाम है जो इस समय एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं दिल्ली, माफ कीजिएगा होम सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं। ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, लेकिन दिक्कत इनके साथ भी यही है कि ये जुलाई 2022 में जाकर जो है रिटायर हो जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इनके पास ये है कि 1999 से लेकर 2002 तक ये होम मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी होम थे। यानी जिस समय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे उस समय डिप्टी सेक्रेटरी होम सत्यगोपाल थे। 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, होम सेक्रेटरी हैं इस वक्त दिल्ली के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ग्रेड इनके पास है। जुलाई 2022 में रिटायर होंगे, यानी सुधांशु पांडे से पहले रिटायर होंगे। मगर सत्यगोपाल के पास, जैसे मैंने आपको कहा कि होम विभाग को 3 साल देखने का एक्सपीरियंस उनके पास है। मगर अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन यह है कि उनको भी जम्मू कश्मीर आकर पहले जम्मू कश्मीर के हालात को समझना है, जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को समझना है, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को समझना है। जब समझेंगे उसके बाद जाकर, जब तक वो एक्लेमेटाइज हो जाएंगे तब तक आ जाएगी जुलाई 2022, वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आपको दोबारा से दौड़ना है, भागना है और जम्मू कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी ढूंढना है। यानी बिल्कुल थोड़ा सा, 1 साल से थोड़ा सा ऊपर, 1 महीने 13 महीनों का या 14 महीनों का टेन्योर इनके पास है। हालांकि केंद्र सरकार इस टेन्योर को 6 महीना और एक्सटेंड कर सकती है, मगर उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। और जैसे कि केंद्र में होम सेक्रेटरी हो या किसी और विभाग का कोई सेक्रेटरी हो, उनका फिक्स्ड है 2 साल का टेन्योर। अगर आपके 2 साल पूरे नहीं हुए तो 2 साल जब तक आपके पूरे नहीं होते तब तक आप उस विभाग में जमे रहते हैं, बने रहते हैं। तो इस हिसाब से सत्यगोपाल की एक डिस्क्वालिफिकेशन है, मगर क्वालिफिकेशन ये है, एक ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, बड़े काबिल हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत दौड़ धूप करने वाले हैं, होम सेक्रेटरी हैं दिल्ली के। और आप जानते हैं दिल्ली का होम सेक्रेटरी होने का मतलब क्या है, अपने आप में ये सब कुछ समझा देता है। क्वालिफिकेशन 1999 से लेकर 2002 तक ये डिप्टी सेक्रेटरी होम थे। अब आखिर में आते हैं अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार चौहान पर। दिल्ली के रहने वाले नरेश कुमार चौहान अरुणाचल AGMUT कैडर के ऑफिसर हैं, इस समय चीफ सेक्रेटरी हैं अरुणाचल प्रदेश के। नवंबर 2023 में जाकर ये रिटायर होंगे। और उसके अलावा अब 1987 बैच के IAS ऑफिसर ये भी हैं, यानी PK त्रिपाठी, सुधांशु पांडे, सत्यगोपाल और नरेश कुमार चौहान और BVR सुब्रमण्यम, ये सभी लोग एक ही कैडर के IAS ऑफिसर्स हैं।
अब नरेश कुमार चौहान की अगर हम बात करते हैं तो नरेश कुमार चौहान अरुणाचल एजीएमयूटी कैडर के ऑफिसर हैं, इस समय चीफ सेक्रेटरी है अरुणाचल प्रदेश के। अब क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन यह है कि ये डिप्टी सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अफेयर्स रहे हैं। 4 साल तक नरेश कुमार चौहान जम्मू कश्मीर को गृह मंत्रालय में देखते रहे हैं। यानी जो ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी हुई थी 1999 और 2002 के बीच में, जब लाल कृष्ण आडवाणी जम्मू केंद्र में गृह मंत्री थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बहुत लंबे समय तक वो रहे, उस समय नरेश कुमार चौहान जे-एंड-के जम्मू कश्मीर को वहां पर देख रहे थे। तो उससे साफ तौर पे ये समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर एडुकेट नॉलेज, क्योंकि वो 1999 से लेकर 2003 का टेन्योर जो था वो टफेस्ट टेन्योर था। टफेस्ट इस सेंस में कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म पीक पर था, दूसरी तरफ से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही थी, दूसरी तरफ से करगिल वॉर के बाद का पीरियड आपको सब याद होगा। उसके बाद लाहौर बस डिप्लोमेसी हुई। लाहौर बस डिप्लोमेसी होने से पहले अलगाववादी नेताओं से बातचीत, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम, आतंकी संगठन जितने भी थे उनके ऊपर कंट्रोल का काम, और उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि आतंकवादी जितने भी आतंकवादियों की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी उनसे निपटना कैसे है, वो सारी चीजें, और उसके अलावा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम, ये तमाम चीजें एज डिप्टी सेक्रेटरी जे-एंड-के अफेयर्स, वो डायरेक्टर जे-एंड-के अफेयर्स रहे हैं 2000 से लेकर 2003 तक। यह है नरेश कुमार चौहान के पास एक क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर मैं जाती तौर पर यह मानता हूं कि ही इज द बेस्ट बेट फॉर बीइंग एलिवेटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके अलावा उनके पास और भी कई क्वालिफिकेशंस हैं, जिन क्वालिफिकेशंस के चलते ही इज द बेस्ट बेट। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बताऊं, वो फर्स्ट डिवीजन होल्डर और डिस्टिंक्शन होल्डर अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वो रहे हैं। तो काबिल तरीन ऑफिसर हैं, मिटिकुलस हैं, और जिस तरह का राजनीतिक वातावरण है, उस राजनीतिक वातावरण की अगर मैं बात करूं, एनवायरनमेंट की बात करूं मैं, तो उसमें ही फिट्स द बिल। तो इफ ही फिट्स द बिल तो ही इज वन ऑफ द प्रोबेबल कंटेंडर्स। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, आप आईएएस ऑफिसर्स की माने तो सुधांशु पांडे और पीके त्रिपाठी में से एक चॉइस हो सकती है। और अगर आप जम्मू कश्मीर के हालात को, आंतरिक हालात को, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर जो कुछ होता है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखें, तो फिर सत्य गोपाल और नरेश कुमार चौहान में से एक चॉइस है, हो सकती है चीफ सेक्रेटरी की। और अगर इन दोनों में से चॉइस करना हो, टेन्योर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, जम्मू कश्मीर को जानने के हिसाब से, जम्मू कश्मीर का नॉलेज रखने के हिसाब से, नरेश कुमार चौहान कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज। तो देखते हैं शाम तक, आधे घंटे की बात है या 2 घंटे की बात है, पता चल ही जाएगा कौन चीफ सेक्रेटरी बनता है। लेकिन आईएएस ऑफिसर्स की बात करें तो सुधांशु पांडे और त्रिपाठी में से कोई एक अगर आता है, ही विल बी द बेस्ट बेट, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को अच्छे से जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को, जिस नजरिए से जम्मू कश्मीर को दिल्ली से देखा जाता है, उस नजरिए में जो लोग फिट करते होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन जैसा कि बीवीआर सुब्रमण्यम जो है, फाइनली ही इज एग्जिटिंग, वो दिल्ली जा रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में होंगे। बहुत सारे लोगों ने ये भी खबर चलाई कि वो गृह मंत्रालय में ओएसडी जाएंगे और फिर सेक्रेटरी होम हो जाएंगे। कुछ दिल्ली में नहीं पता चलता, इधर से उधर और उधर से होने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जो बीवीआर सुब्रमण्यम का टेन्योर था, उस टेन्योर को लेकर एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, और टफेस्ट टेन्योर के बीच में भी उन्होंने एज चीफ सेक्रेटरी वो कुछ काम जम्मू कश्मीर में करके दिखाया जो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था।